के अंदर ये होता है कि भाई वी विल यूज एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर उसके ऊपर चौथी लेयर। तो ये एक सीक्वेंस है कि इनपुट इसमें से निकलेगा, इसमें जाएगा, इसमें से निकलेगा, इसमें जाएगा, एक के बाद एक। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से इनपुट निकले इसमें चला जाए और फिर लाइट चली जाए। क्या था कि इनपुट जो है वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये छलांगे मारता फिर वापस आ जाए फिर चला जाए। तो ये मेंशन करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब देयर विल बी सम मॉडल्स जिसके अंदर ऐसा हो रहा होगा कि एक लेयर में इनपुट शायद दो लेयर से आ रहा हो, ठीक है, दो अलग अलग लेयर से इनपुट आ रहा हो, ये भी हो सकता है। और क्या सवाल था? 512 ये कैसे आया है? तो क्योंकि हमारे पास जो है ना, जो इनपुट न्यूरॉन्स थे वो कितने थे भाई? 784। तो हमने कहा था कि हम ऐसा मॉडल लिखते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाए, कन्वर्ज होता जाए। तो 784 के आगे हमने जो है वो 512 से शुरू कर दिया, ठीक है। लेयर्स का जो साइज है वो हमेशा हम बाइनरी वाले नंबर में ही करते हैं, 2 की पावर से शुरू करते हैं। ऐसा नंबर होता है जो 2 की पावर में आता हो, यानी बाइनरी को फॉलो करता हो। तो 513 नहीं लगाऊंगा, ठीक है। हम मुख्तलिफ आइट्रेशंस जो हैं वो ट्राई करते हैं, जिसपे हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है वो वहां खामोश हो जाते हैं। कर सकते हैं, लेकिन फिर हम सीखेंगे नहीं ना अगर सब उसका मुझसे करा लेंगे। वो आखिरी स्टेज है कि हम उसको बोले यार ट्यूनर अब तुम खुद ही ट्यून करके दे दो, तो वो क्या करेगा? वो मुख्तलिफ चीजें ट्राई करता रहेगा, वो भी वही काम करेगा जो हमें करना है। अगर हम उससे करा लेंगे तो फिर हमारा इंट्यूशन नहीं डेवलप होगा। तो इसलिए वो आप करें बाद में, लेकिन बाद में, पहले नहीं, लर्निंग फेज में नहीं। हाँ, अब इनका सवाल अच्छा है, गुड क्वेश्चन कि भाई 512 से डायरेक्ट हम उसको कहाँ ले गए? 10 के ऊपर ले गए, यार लंबी छलांग मार दी। अच्छा, इसमें देखो पहली बात तो ये है कि बुक में उन्होंने कोड दिया है और ऑप्टिमाइज करके ही दिया है, ठीक है। उन्होंने चलाया होगा, उनको लगा सही है। हम ये कर सकते हैं कि हम और लेयर ऐड करा लें और देखें इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक बेसिक रन तो हमने किया पहले। बेसिक रन करने के बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो मामला थे वो कहाँ तक पहुंच गए थे, 88% एक्यूरेसी तक पहुंच गए थे। बट अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस पे दोबारा रीवर्किंग करता हूं। पहले आप लोग सवाल जवाब पूरे कर लो। तो डेंस वाली बात समझ में आ गई, 512 समझ में आ गया। ये 10 क्यों है भाई, 11 क्यों नहीं है? आउटपुट जो आने के चांसेस हैं वो कितने हैं भाई? 11 आउटपुट जो है वो जनरेट होंगे। 10 क्लासेस हैं हमारे पास, सॉरी 10 क्लासेस है हमारे पास हमारे टारगेट वेरिएबल में। तो इसलिए 10 प्रोबेबिलिटीज जनरेट होंगी। सॉफ्टमैक्स जो है वो जितनी क्लासेस होती हैं उतनी प्रोबेबिलिटी एरे देता है, और सिग्मॉइड क्या करता है? एक ही प्रोबेबिलिटी देता है पॉजिटिव क्लास की। अच्छा, यहां हमने ऑप्टिमाइजर यूज किया है RMS प्रॉप। पहले आप लोग बताएं व्हाट इज ऑप्टिमाइजर। हाँ, लॉस कम करता है, डेटा को छानता है, ये बैक प्रोपगेशन करता है, रिवर्स डायरेक्शन में वेट्स को क्या करता जाता है? चेंज करता जाता है। रिवर्स डायरेक्शन में वेट्स को क्या करता है? चेंज करता जाता है। ऑप्टिमाइजर्स की भी एक लंबी लिस्ट है, अगर हम सर्च करें
यहाँ मैं लिखूं Keras optimizers, तो you will see on Keras documentation SGD, RMS prop, Adam, Adam W, Ada delta, Ada grade, Ada max, Ada factor, NADM, ठीक है। जब इतने सारे क्यों हैं? देखो, हर एक ऑप्टिमाइजर का वेट्स को अपडेट करने का अपनी मैथमेटिक्स है। हर एक ऑप्टिमाइजर की वेट्स को चेंज करने की क्या है? अपनी मैथमेटिक्स है। और उस अपनी मैथमेटिक्स की वजह से कुछ ऑप्टिमाइजर्स, एक ऑप्टिमाइजर दूसरे ऑप्टिमाइजर से अच्छा और बुरा परफॉर्म कर रहा है। एक ऑप्टिमाइजर बना है तो दूसरा क्यों आया? अगर वो उसी टेक्निक पे काम करेगा जो पहले वाले ऑप्टिमाइजर किए तो फिर तो सिर्फ नाम ही चेंज हुआ। तो जब नाम चेंज हो रहा है इसका मतलब टेक्निक भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और टेक्निक चेंज होने की वजह से आउटपुट भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए वैरायटी ऑफ ऑप्टिमाइजर जो है वो मार्केट में क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं। रिसर्चर्स काम करते रहते हैं और आते रहते हैं। अच्छा, इनमें से अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है? अच्छा देखो, किसी के बारे में हम नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। वक्त पढ़ने पे पता चलता है? अब जो है ज्यादातर ज्यादातर जो ऑप्टिमाइजर्स हैं वो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर्स हैं। क्या है? ग्रेडियंट। वर्ड ग्रेडियंट आपने सुना होगा कभी? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज अनदर नेम ऑफ स्लोप। ठीक है? स्लोप या ग्रेडियंट, ढलान जिसे कहते हैं, ढलान जिसे कहते हैं। ठीक है? तो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर्स, तो जैसे यहां लिखा हुआ SGD, इसका मतलब है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसी तरह स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रैंडम, तो रैंडम ग्रेडियंट डिसेंट। इसी तरह हमारे पास बैच ग्रेडियंट डिसेंट, हमारे पास मेटा ग्रेडियंट डिसेंट, उसकी भी वैरायटी है। तो देयर इज लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, हम चूंकि बहुत ही आसान वाले लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम इस चक्कर में पढ़ते नहीं है ज्यादा कि ये इनकी मैथमेटिक्स क्या है, ये कौन सी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। कभी आप थियोरेटिकल क्लास कहीं पढ़ रहे होंगे तो शायद कोई आपको थोड़ा बहुत बता दे इस बारे में। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजर्स क्या करते हैं? ट्राई करते रहते हैं। जो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है वो मैं आपको करा दूंगा, पूरी उसकी मैथमेटिक्स के बेसिकली वहां पर जो है वो क्या हो रहा होता है। तो RMS prop एक ऑप्टिमाइजर है। ठीक है? ये एक ऐसा ऑप्टिमाइजर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आलू है। क्या है? हर सब्जी में फिट हो जाता है ना। तो RMS prop भी जो है एक ऐसा ऑप्टिमाइजर है जो किसी भी डेटा के लिए हम कहीं पर भी क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। ये काम वर्किंग जो है वो करके दिखा रहा होता है। ठीक है? तो यहां पर भी जो आपको नजर आ रहा है ऑप्टिमाइजर, वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है? RMS prop इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, लॉस, लॉस क्या होता है? जो प्रिडिक्शन आई है उसका कंपैरिजन विद ओरिजिनल वैल्यू और जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। ठीक है? यहां पर हमने स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन इस्तेमाल किया है। अच्छा देखो, मैंने इसको चेंज कर दिया है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये जो आपने लॉस फंक्शन पढ़ा है ना, कौन सा वाला, जिसमें हम y माइनस वाई प्रिडिक्शन करते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ऑल लॉसेस का सम कर लेते हैं, डिवाइड बाय n कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी?
एवरेज लॉस आ जाता है। याद है सबको? हाँ, एवरेज लॉस आ जाता है। यही इसके अंदर कुछ और चीजें भी शामिल हो जाती हैं, कुछ पेनल्टी स्कोर शामिल हो जाता है। तो ये बेसिकली बन जाता है क्रॉस एंट्रोपी। क्या बन जाता है? क्रॉस एंट्रोपी कहलाता है। अब क्रॉस एंट्रोपी प्योर मैथमेटिकल टर्म है जिसका अपना फंक्शनल फार्मूला और सारी चीजें हैं। अब चूंकि हमारे पास डेटा कैसा है, कैटेगोरिकल है, तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, डेटा के जो लेबल्स हैं, डेटा के जो लेबल्स हैं वो क्या थे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक लेबल आ रहे थे, ऐसे ही है। हमने उन लेबल्स को वन आउट इनकोड किया क्या? नहीं किया। हमने उन लेबल्स को वन आउट इनकोड नहीं किया। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, जब वन आउट इनकोड नहीं करते तब स्पार्क लगाते, या जब वन आउट इनकोड करते हैं तब स्पार्क लगाते? याद है किसी को? जब अभी वन आउट इनकोड नहीं किया तो हमने क्या कर दिया अभी, और बाद में सही कर लेंगे, क्योंकि मेरा जहन ये कह रहा है कि जब वन आउट इनकोड करते हैं तो स्पार्सिटी बढ़ जाती है, तो फिर हमें यहाँ स्पार्क लगाना चाहिए, लेकिन शायद ये उल्टा मेरे जहन में नहीं आ रहा। देखते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मैट्रिसेस में ये मैट्रिक्स क्या है भाई? दिस इज नो, ये मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। एंड ऑन दिस स्टेज हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? एक्यूरेसी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर हमने चेक नहीं किया कि यहाँ क्लास बैलेंस है या नहीं है, किया था? लेबल्स की हम जाके जो लेबल्स का एरे है उसके अंदर मैं क्या कर लूंगा भाई, वैल्यू काउंट्स निकालूंगा, देख लूंगा 0 कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, क्लास बैलेंस है तो फिर ठीक है, एक्यूरेसी पर मैं यकीन कर सकता हूं। बट अगर क्लास में वहां पर क्या हुआ है, डिसबैलेंस है, कोई डेटा कम है, कोई क्लास ज्यादा है, तो फिर एक्यूरेसी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। याद है ना ये बात? फिर हम प्रिसिशन निकालेंगे, हर एक क्लास की प्रिसिशन देंगे कि भाई ये 0 को प्रेडिक्ट करने में कितना अच्छा है, 1 को प्रेडिक्ट करने में कितना अच्छा है, 2 को प्रेडिक्ट करने में कितना अच्छा है। हम मल्टी रिपोर्ट निकालेंगे फिर उसकी। अच्छा, फिर यहां पर हमने क्या किया भाई, ये हमने इसको रीशेप क्यों किया था? क्योंकि हमें डेंस लेयर को इनपुट कैसा चाहिए होता है? वेक्टर चाहिए होता है। तो हमने 60,000 इमेजेस के वेक्टर्स बना दिए। ठीक है, 60,000 इमेजेस के वेक्टर्स बना दिए और ये एक एक रॉ में रख दिए गए। 255 से क्यों डिवाइड किया था? है? भाई डिवाइड क्यों किया था ये पूछ रहा हूँ। क्यों करी थी? क्यों करते हैं स्केलिंग? क्यों लाते हैं 0 1 के दरमियान? हाँ, ताकि जहां जैसे यहां पर लिखा हुआ है उम्र 23 साल है, और फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह 1 लाख रुपए और वजन 70 किलो, हाइट, कौन चल रहा है जहन में? जेंडर भी बता दूं? जेंडर, चलो फीमेल। ठीक है, अब मसला ये है, जब ये डेटा में एज इट इज इनपुट कर दूंगा तो जहां पर जिस जगह पर जब मॉडल ने इसके लिए वेट्स चूज करने होंगे तो जो वैल्यू बड़ी होगी डेफिनेटली मॉडल उसके लिए वेट्स क्या करेगा? हैवी चूज करेगा। हाँ, क्या मॉडल को ऐसा करना चाहिए? हैवी वेट चूज करने का मतलब ये है कि मॉडल प्रिडिक्शन निकालने में
इसको क्या समझ रहा है, ज्यादा समझ रहा है। यानी मॉडल ये कह रहा है कि y निकालने के लिए ये वाला जो फीचर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत। अच्छा, ये एक सिंपल अप्लाइड मैथमेटिक्स की इक्वेशन है। लाइक मैं अगर कहता हूँ कि यार मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुझे अपना आइटम नंबर 1 जो है उसके 10 यूनिट बनाने चाहिए, आइटम नंबर 2 के जो है वो 100 यूनिट्स बनाने चाहिए, आइटम नंबर 3 के जो है वो 50 यूनिट बनाने चाहिए। तो व्हाट इट सेज, ये क्वेश्चन क्या कहती है भाई कि x2 की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा ही है ना। तो सिमिलरली क्या हो रहा है, वेट जब इसको ज्यादा मिलेगा तो बात तो सही है, फिर अगर उधर ज्यादा बड़ा नंबर लिखा ज्यादा बड़ा वेट मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या रियल में वाकई, क्या रियल में, अब ये बताओगे तुम बताओगे, क्या रियल में वाकई अगर तनख्वाह 1 लाख है तो पक्का, या 23 पर, या 23 पर और 70 पे डिपेंड करोगे, हैं, समझिए। चलो बहरहाल, अच्छा वो फीचर नहीं है ना। तो अब मसला ये है कि भाई हमारा जो फीचर है वो जेन्युइनली हमारे डेटा में जो फीचर है उसका कोरिलेशन प्रिडिक्टर के साथ, प्रिडिक्टर का कोरिलेशन टारगेट के साथ जेन्युइनली क्या है, ज्यादा है कम है। अब वहां पर डिपेंडेंसी कम आ रही है लेकिन वेट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम, और इवेंचुअली क्या होता है, फिर रिजल्ट जो है वो खराब आना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं यार हम इस चीज को कैसे खत्म करें, कि हम इसको स्केलिंग कर लें, मिन मैक्स स्केलिंग कर लें, स्टैंडर्ड स्केलर लगा दें, नॉर्मलाइजेशन भाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, सिंपल स्केलिंग लगा दी, मैक्सिमम से डिवाइड करके ऑल पिक्सल्स को 0 और 1 के दरमियान में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई पिक्सल 1 से बड़ा नहीं है और 0 से छोटा नहीं है। तो यही काम टेस्ट इमेजेस के साथ किया। फिर यहाँ पर क्या किया हमने भाई, फिट कराया मॉडल को, ट्रेंड डेटा दिया, लेबल्स दिए। ये क्या चीज है कि ये ट्रेनिंग कितनी दफा होगी, ट्रेनिंग कितनी दफा होगी। अब जरा सुनो, सवाल सुनो पहले और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे हम देख रहे हैं एक्यूरेसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर 5 इपॉक क्यों भाई, फिर मैं 10 चला दूं, 20 चला दूं, मैक्सिमम इपॉक्स चला दूं, ठीक है। तो ट्रेनिंग स्कोर कहाँ जाके 100% पे जाके क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमारा मॉडल 100% क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। तो क्या बुराई है इस बात में। अब सवाल ये है कि 100% ट्रेनिंग में हो जाना कोई मसला नहीं है, बट टेस्टिंग में भी अगर 100% है तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग में क्या हो गया, बार बार डेटा पिला के उसे क्या कर दिया, बिल्कुल रटा दिया, क्या कर दिया, रटा दिया। तो अब वो किसी और डेटा को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो अनसीन डेटा जब आया और वहां उसके फेलियर आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उसने सबक को समझा नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाया है ना। यानी वो जनरलाइज नहीं हुआ कि भाई कोई किसी और किस्म का भी अगर कोई मसला आ गया तो वो डील कर लोगे, नहीं करोगे, नहीं मुझे तो यही सवाल आते हैं, मुझे तो बस यही सवाल आते हैं, ठीक है। तो हम तो किस हद तक चलाएंगे इसको, थोड़े से इपॉक चलाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इपॉक और बढ़ाते हैं, फिर टेस्टिंग का रिजल्ट निकालते हैं, फिर थोड़ा सा इपॉक बढ़ाते हैं, टेस्टिंग का रिजल्ट बढ़ाते हैं। अगर ये दोनों अगर यूं चल रहे हैं तो आइडियल है, थोड़ा सा पीछे है, 5-6% का फर्क है और साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड है। लेकिन अगर ये 10% और इधर निकल गया तो फिर जो है ये गड़बड़ है, इसका मतलब ओवरफिट जो है वो हो गया। अभी क्या बता रहा हूँ, रिलेट करके बता रहा हूँ, ये क्या सवाल है यार। बैच साइज क्या होता है भाई, पे डेटा, हाँ, इस कुछ बता रहे हो,
आवाज कम आई, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, बैच साइज में ये होता है कि 128 इमेजेस को जब वो क्या कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा, करेगा तो 1 बाय 1 ही, मॉडल में एक ही वेक्टर जाता है। मॉडल में सुन लो, इस बातों को बातों में लगे हो फिर रह जाती है, तुम लोग परेशान हो जाओगे। मॉडल में एक एक इमेज ही जाएगी, ठीक है। जब वो 128 इमेजेस को प्रोसेस कर लेगा, उनके रिजल्ट्स निकाल लेगा, फिर कंपैरिजन निकाल लेगा, उसको पता चलेगा कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितनी खराब आ रही है, अच्छी आ रही है। तो अब वो वेट्स को क्या करना शुरू करेगा, बैक प्रोपगेट करना शुरू करेगा, एक इमेज के लिए नहीं बल्कि पूरे बैच के लिए क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में वेट्स को अपडेट करना शुरू करेगा। तो बैच साइज कितना होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, 128 इनपुट्स के लिए, जब उसके पास 128 इनपुट आ जाएंगे, एक एक खिला रहे हैं, आंसर निकाल रहे, 128 हो गए। 128 होने के बाद इसने 128 के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, एरर निकाला, लॉस आ गया। अब इसने वेट्स क्या कर दिए, अपडेट कर दिए, हर एक बार हो गया, एक बार हो गया। दैट्स दिस 469 टाइम्स। इसीलिए कितने टाइम्स हो रहे हैं, 469 टाइम्स हो रहे हैं कि हमारे पास जितनी इमेजेस हैं हर दफा में 128, तो 469 टाइम्स जो है हमारे वेट्स क्या होंगे, अपडेट हो रहे हैं। हाँ, कन्वेंशन है ये, आप कुछ और रख देंगे, लड़ेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि इसमें रखें। पांच दफा नहीं, 469 एक दफा इपॉक में, फिर दूसरी इपॉक में दोबारा से डेटा आएगा, दोबारा लर्निंग शुरू करेगा। क्रॉस वैलिडेशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है। मतलब पहली बार आपका टेस्ट लिया तो कितने नंबर आ गए आपके, अब वही टेस्ट मैं आपको दोबारा दे रहा हूं, तो अब आपका रिजल्ट कितना आ गया, 86 आ गया। फिर दोबारा वही टेस्ट आपको दिया, तो 5 दफा आपका सेम टेस्ट ले लिया गया। कहां तक पहुंच गए आप, 88 तक पहुंच गए। नहीं, डेटा तो दोबारा से लेगा, रैंडम सेलेक्ट करता है, डेटा दोबारा से लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको 85% तक की मॉडल की लर्निंग क्या हो चुकी है, हो चुकी है। तो अब जो दोबारा कैलकुलेशन होगी स्कोर की, वो उसी के आगे से होगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो कम कर देंगे, कम कर देंगे, हम इधर 16 कर देंगे, 32 कर देंगे अगर कम डेटा होगा। देखो, इसमें लॉजिक कोई नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैं वो यार इतना बैच साइज दे रख, नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इस पूरे आर्किटेक्चर में हर चीज जो है वो हिट एंड ट्रायल बेस्ड है। कितनी नोड्स रखनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कितनी लेयर्स लगानी है, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्टिमाइजर लगाना है, कुछ कोई डिफाइन नहीं कर सकता, डेटा को देख के कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बैच साइज भी कोई लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है कि इतना इनपुट होगा तो इतना बैच साइज रखेंगे, नहीं, आप खुद ही अंदाजे से क्या करें, डील करें इसी को। इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग। क्या कहते हैं, ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का वर्ड सुना है ना, तो वो कैसे ट्यूनिंग होती है, बाइक की ट्यूनिंग कराते तो कैसे होती है, ठीक है ना। तो कोई फार्मूला नहीं है उसका, वो चीजें बस आवाज सुनता रहता है, बट ठीक है यहाँ बेस्ट हो गए, ठीक है, एक्सपीरियंस से। तो ये जो ये सारे जो नंबर्स है ना, ईपॉक्स, बैच साइज, नोड्स, दीज आर कॉल्ड हाइपर पैरामीटर्स। क्या कहते हैं,
ये वर्ड हम पहले यूज कर चुके हैं ग्रिड सर्च वगैरह में, हाइपर पैरामीटर्स। तो बेसिकली हम मॉडल की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे होते हैं कि ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं, बट जो वेट्स जनरेट हो रहे हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो इसीलिए उनको सिर्फ पैरामीटर कहते हैं, वो मॉडल के अपने जनरेटेड होते हैं। नंबर ऑफ बैच साइज में रॉस बैच साइज नहीं 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 नहीं, नोट तो ऊपर है भाई, नोट तो यहां निकल गया भाई। बैच का मतलब सिंपल ये है कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम कहें यार बाहर जो है ना बिरयानी की दे गई, चलो खाना खाने चले, एक एक बंदा चले जाए, तो अब बैच साइज कितना है? एक एक। पर चूंकि एक प्लेट नहीं आई, एक देग आई है, डेटा बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी क्लास को भेज दें? नहीं, जगह कम है, जगह कम, फिर हम क्या करें, हम कह रहे ऐसे करो 10-10 बंदे चले जाओ। समझ रहे बात? तो बैच का मतलब ये है 10-10 बंदे क्या हो जाए, चले जाए। तो 128 डेटा क्या होगा, उसका वेट 128 इमेजेस वो प्रोसेस करेगा, उनके वेट्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फिर दोबारा कितनी मंगाएगा, 128। हाँ दे सकते हैं ज्यादा, ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सुनो भाई, डिस्कशन सुनते नहीं हो फिर जो है ना, हम आपके पास जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। अगर आप जीपीयू बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो मैं बैच साइज पूरा 60,000 दे दूं, एक ही दफा में करेगा भाई, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग पावर और उसके पास जो स्पेस है डेटा को प्रोसेस करने का बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास अच्छी रैम लगी हुई 16 GB, उससे ज्यादा रैम लगी हुई, तो आप और बढ़ा दें, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है सारा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार रीरन करते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। यस, हाँ, असल में लॉस और एक्यूरेसी का ये कोई डिफरेंस नहीं है कि एक्यूरेसी 19 आएगी तो लॉस 1 आएगा, ये उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। लॉस इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो क्रॉस एंट्रोपी स्कोर। एक्यूरेसी इज समथिंग कि कितने में से कितनी सही जवाब दिए, ठीक है। हाँ, 53% जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक मिनट, इसको रन कर दूं फिर सवाल लेता हूं जरा। यहां पर हमें स्पार्स ही लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, जो लॉस है ना, देखो लॉस की कैलकुलेशन का ताल्लुक एक्यूरेसी की कैलकुलेशन से नहीं है। देखो लॉस में हम लॉस कैलकुलेट करते हैं कि यार हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर है और जो क्या है हमारे पास प्रिडिक्शन है, उनमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी स्कोर कह रहा है कि यहां से मैं इमेज दे रहा हूं 3, प्रोबेबिलिटी स्कोर आ रहा है कि इमेज जो है ना वो 8 है, तो जाहिर है ओरिजिनल से आंसर क्या हो गया, डिफर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पर भी फर्दर फर्दर जो है वो एंट्रोपिक और उसका फार्मूला लग के जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव
डिवाइडेड बाय ऑल, चारों दीगर से मिलके हमारे पास क्या निकलती है भाई, एक्यूरेसी निकलती है। तो अगर मैं ये समझ रहा हूं कि एक्यूरेसी जो है वो 0.90 आ रही है, तो लॉस जो है वो 0.10 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो 100% हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग कैलकुलेट हो रहा है, वो कम होना चाहिए डेसिमल्स में ही, लेकिन ये नहीं है कि इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन है और ये दोनों मिलके 100% बनाएंगे। क्या कम हो गई एक्यूरेसी, 83% हो गई ना। 128 में नहीं, मेमोरी से 128 जो है वो उठाएगा, लेकिन मॉडल में 1 बाय 1 ही जाएंगे, ठीक है। वो तमाम वैल्यूज जो हम मॉडल में खुद फीड करते हैं हाइपर पैरामीटर होती है। मिसाल के तौर पे नोड्स लगानी है, मिसाल के तौर पे हमने जो है बैच साइज चेंज करना है, इस तरह की सारी चीजें। आप लोगों के पास ये नोटबुक है, जल्दी से इसको खोलें, फिर हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या करने से क्या हो रहा है, ताकि हम मुस्तकबिल में हमें एक फील आना शुरू हो गया, अगर मैं ये करूंगा तो ये होने के चांसेस हैं। अगर हम बैक प्रोपगेशन ना करें तो, हाँ, तो वो फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की तरह काम करेगा, सिर्फ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होगा। वो रिजल्ट आ जाएगा एक बार, अगर एक बार रिजल्ट आ गया फॉर एग्जांपल 80%, तो बस वो 80% है, मैं उसको दोबारा ईपॉक चला के इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो मैंने रीस्टार्ट किया है, तो ये डायरेक्ट जो है वो 98 99 पे चला गया, और इसे यहाँ इतने पे आना भी था, बेसिकली इतना ही स्कोर आता है। आप लोग अपने बार रन करें, स्कोर कंपेयर करें, फिर आगे चलता हूँ मैं। नहीं, देखो, अगर मैं यहीं पर मौजूद रहकर दोबारा फिट चला दूंगा तो वो इपॉक कितने काउंट हो जाएंगे, 10। अगर मैं ये वाला सेल दोबारा रन करूंगा तो नेटवर्क दोबारा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर दोबारा हो रहा है, इसका मतलब पुराना वाला वेरिएबल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो जीरो हो गया, जीरो लर्निंग पे आ जाएगा दोबारा। तो आपने स्क्रैच से रन करना है, बिल्कुल नेटवर्क दोबारा क्रिएट हो रहा है, देखो क्या एक्यूरेसी आ रही है। अच्छा भाई, तो अब हम कहां पर आ गए, हमने ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डेटा को देख लिया कि भाई ट्रेनिंग में हमारा जो स्कोर है वो पहुंच गया है कहां पर, मेरे पास तो 98 पे आ गया है ट्रेनिंग स्कोर, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंस भी आ रहा है, मसला नहीं है।
देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो फिटिंग द मॉडल है, स्कोर उसके ऊपर जो है वो कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। ठीक है, two quantities are displayed during training: the loss of the model over training data, and the accuracy of the model over training data. We quickly reach an accuracy of 98.9 on the ट्रेनिंग डेटा। ये पांचों इपॉक चल जाएंगे तो स्कोर कितना हो जाएगा, 98.9। हमारा भी तकरीबन 98.92 तक जो है गया। अच्छा, अब देखो जरा, अब हमने क्या है, अब हमने इस मॉडल को क्या करना है भाई, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है ऑन टेस्ट डेटा। अभी हमारे पास टेस्ट डेटा मौजूद है ना, नेटवर्क डॉट इवेल्युएट, और क्या दे दूंगा मैं यहां पर, एक्स टेस्ट इमेजेस कॉमा टेस्ट इमेजेस कॉमा टेस्ट लेबल्स। ठीक है, हमारे पास इवैल्यूएशन में क्या स्कोर आ गया भाई, 97.9। ये आ गया लॉस और ये आ गया एक्यूरेसी। तो लॉस की वैल्यू जो है कितनी हो गई, दिस, और एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 97.1। जी, अबे यार कितना डेटा था टेस्ट में, 10,000। अब 10,000 की कैलकुलेशन वही वाली लगाओ, 1 डिवाइडेड बाय कितना था हमारा, जी नहीं नहीं नहीं, वो तो मॉडल ट्रेनिंग में ही पॉप चलेगा ना यार, टेस्ट में थोड़ी चलेगा है। इम्तिहान में ले आता हो ना, कुछ ले आता हो साथ में। अब अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेटवर्क से प्रेडिक्शन निकालने जा रहे हैं। प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट किस पे करो, कोई टेस्ट में से कोई इमेज ले लो, टेस्ट इमेजेस, इमेज का समझना जरा आउटपुट को। टेस्ट इमेजेस में से मैंने कहा टेस्ट इमेजेस 4। अच्छा, इससे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि टेस्ट लेबल 4 क्या है, यानी पता चल जाए मुझे इमेज है किसकी, 4 की है भाई, 5 पे 1 है। ठीक है, तो यहां मैं क्या ले लेता हूं, 1। अब मैंने कहा भाई प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करने में क्या आ गया हमारे पास कि भाई एक्स कॉलिंग कॉल सिक्वेंशियल वैल्यू एरर आ गया है। क्यों आया होगा वैल्यू एरर, कहां नीचे करो, पहले मुझे तो काम कर लेना था यार, बीच में आ गया इधर की जगह ऊपर नीचे है। हम सिंगल इमेज दे रहे हैं, एक वेक्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेस्ट इमेजेस जो है, जरा समझ लो इस बात को, ये छोटे छोटे मसले आते हैं बाद में बड़ा तंग करते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। टेस्ट इमेजेस में अगर मैं कोई एक इमेज ले रहा हूं 01, तो मेरे पास ये आ रही है ना इस तरह से, इसकी शेप क्या है बच्चों, 784 का वेक्टर। क्योंकि मॉडल में जो इनपुट दिया गया है वो कैसा होता है, यार मुझे भी पता है ना, मैं क्या अंदर घुस जाऊं उसके, समझो जरा। ये जो मेरी टेस्ट इमेज है, मैंने यहाँ पर इनपुट किया, टेस्ट इमेज में, और हमने जो थोड़ा सा समझ लो, मैं यहाँ ड्रॉ करके ये बात समझा देता हूं कि हमारे पास बेसिकली एक कंटेनर नुमा चीज है,
हाँ ऐसे ही है। उस कंटेनर में एक इमेज यूं रखी है, दूसरी इमेज यूं रखी है, तीसरी इमेज यूं रखी है, एंड आखिर तक आखिरी इमेज हमारी कौन सी है भाई? इमेज नंबर 60,000। ऐसा ही है। अच्छा, बेसिकली इसमें से इमेज निकल के मॉडल में कितनी जाएंगी? एक इमेज जाएगी। मॉडल में क्या जाएगी? एक इमेज जाएगी। लेकिन जो डेटा मॉडल के पास जा रहा है वो कितने डायमेंशनल इनपुट है? 2 डायमेंशनल इनपुट है। अब ये समझो, अब इधर बस बस ये आखिरी बात है, समझ में आ जाएगी। अब इसमें कितनी इमेजेस है भाई? अच्छा, अब कितनी इमेजेस हैं? 3। अब कितनी इमेजेस हैं? अब कितनी इमेजेस हैं? लेकिन है तो अभी भी 2 डायमेंशन। तो इसका मतलब अगर एक भी इमेज होगी तो मुझे रख के किस में भेजना पड़ेगा? 2 डायमेंशन में भेजना पड़ेगा। रख के किस में भेजना पड़ेगा? 2 डायमेंशन में भेजना पड़ेगा। तो अब ये जो इमेज है, या मैं इसको क्या करूं, या तो इसकी डायमेंशन क्या कर दूं, चेंज कर दूं, ठीक है। और कैसे करूं भाई? ये आ गया टेस्ट इमेजेस की डायमेंशन, ये आ गई। कैसे करूं इसको? अरे भाई रीशेप कर दो यार जवानों, क्या हो गया तुम लोगों को? सब भूल भाल गए हो। क्या डायमेंशन है इसकी? अबे 784 का वेक्टर है, मुझे क्या चाहिए? एक रो 784 कॉलम्स, तो क्या लिखूंगा? ठीक है, हो गया 2 डायमेंशन। आइए कल में। लेकिन ये सिर्फ एक इमेज की केस में होगा, अगर क्योंकि एक इमेज का तो वेक्टर ही बनेगा। अगर मैं स्लाइस करके 10-12 इमेजेस सिलेक्ट कर लूं तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 2 डायमेंशन। 10 इमेजेस एक साथ होंगी तो वो तो खुद ही कंटेनर में होंगी ना। तो मैं पहले तो इस एक इमेज को लेता हूं, इसको दोबारा सेव कर देता हूं इस नाम से, इनपुट के नाम से। अब ठीक है, ये आ गया आंसर। कितने आंसर आए भाई? 10 आंसर आएंगे ना, 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर आएंगे एक के जवाब में। अब इसमें से हमारा कौन सा है पता नहीं। अब ये एक एरे आई है, इस एरे में से मैं बोलूंगा कि क्या करो, सबसे बड़ी वैल्यू बता दो। सबसे बड़ी वैल्यू का क्या करना है? वो वैल्यू थोड़ी मेरा आंसर होगी, बल्कि उसका इंडेक्स मेरा आंसर होगी। उसका इंडेक्स होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आर्ग मैक्स। क्या आ गया भाई? 2। हमारी इमेज क्या थी? हमने कौन सी ली? वन वन ली थी ना, टेस्ट इमेज 1। तो लेवल 1 में कितना है? 2। तो इसने प्रिडिक्ट भी क्या कर दिया? 2 कर दिया। आर्ग मैक्स समझ में आता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू उसका इंडेक्स क्या है? आप याद करो कि भाई 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर आएंगे, तो पहला प्रोबेबिलिटी स्कोर होगा वो 0 का होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 10। तो इनमें से जो सबसे बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, उसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू कौन सी होगी? 5 होगी। इंडेक्स हम निकालेंगे उस एरे से। तो ये हमारा प्रोडिक्शन हो गया। अच्छा, ये हमने टेस्ट पे ही प्रोडिक्शन की है, कोई बात नहीं, हम अपनी इमेज भी बना के इसको क्या करेंगे? इनपुट करेंगे, जैसा हमने पहली क्लास में मैंने आपको दिखाया था। पहले आप ये कर लें, ये कर लें, फिर मैं आता हूँ कि अब हम बाहर से कैसे डेटा लाएंगे और इसमें अपलोड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है डेटा की। नाम तो कोई भी रख सकते हो, जो भी यहाँ देखो इधर मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल में मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम क्या रखा है? अगर आप मॉडल रखे हो तो फिर मॉडल 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 चलेगा, अगर नेटवर्क रखो तो नेटवर्क। कंपाइल के अंदर चीजें तो डालो। हाँ तो कंपाइल, कंपाइल कहाँ है? ये रहा कंपाइल किया हुआ तो है। चलाओ उसको। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, वो चल गया ना, ट्रेनिंग हो गई ना वहाँ पर, चल रही चलने दो। ठीक है, ये दोबारा क्यों कंपाइल कर दो भाई? हाँ अभी चल, वो तुमने चलाया नहीं होगा सेल। चल गया। आप इवेल्युएट करो। यहाँ मॉडल का नाम क्या है?
मॉडल। और यहाँ किसको चला रहे हो? तो भाई यार क्यों बोलेगा ना यार, ये नेटवर्क कहाँ से ले भाई तू। चलो चलो ठीक है, इसको मुकम्मल करें जरा। अब देखो यहाँ पर कितनी इमेजेस ले ली हैं भाई? शुरू की 10 इमेजेस ले ली हैं। मैं रैंडमली 10 इमेजेस ले लेता हूँ। दस इमेजेस दे दी हैं, तुम्हारे पास ये 10 का मैट्रिक्स आ गया है। हर रो में 10 वैल्यूज हैं। ये रिजल्ट्स है। सही प्रेडिक्शन निकाली है बिल्कुल।
अच्छा भाई, अब ये अभी हमने, अब हम अपनी इमेज क्रिएट करें। जल्दी कर लो भाई। भाई तुम लोगों को
टेस्ट डेटा में फिर इसका मतलब ओवरफिट हो गया ना। हो सकता है, वो तो ट्रेनिंग में आ रही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि लेवल सही नहीं आ रहे और एक्यूरेसी सही आ रही है? बैठ के दिखाओ क्या ये फिट हो गया, 100% एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। इवेलुएट किया आपने टेस्ट लेवल पे, 90% आ रही है। अब प्रोडिक्शन में आओ ना। हम्म, वो सारे असल में लेवल में ठीक है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा डेटा दे के देखो, 10 के बजाय 100 दे दो, 500, 1000 तस्वीरें दे दो। सही दाम है सही। क्या लेंस वेक्टर इनपुट लेता है, डायमेंशन इनपुट लेता है, 3D इमेज भी ले लेते हैं, 4D भी होता है। 3D इमेज होता है फिर उसको 4D में करके भेजते हैं, एक डायमेंशन बढ़ानी पड़ती है ना। जैसे टेंस में हम एक डायमेंशन बढ़ा रहे हैं ना, 1 का इनपुट दे रहे हैं लेकिन बढ़ा रहे हैं। टू डायमेंशन इमेज है। हाँ, मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप एक, मैंने ये बात समझाई कि अगर एक भी इमेज होगी ना, मतलब यूँ समझ लो एक में 1 कप है चाय का, ठीक है, और 10 कप है चाय का। 10 कप चाय के जो है ना वो ट्रे में रखे हुए हैं, सही है। ट्रे में से 1 कप निकाल दिया, 9 रह गए। अच्छा 9 निकाल दिए, कितने रह गए? लेकिन है तो वो भी ट्रे के अंदर ही, उठेगा एक ही। वो जो एक उठेगा उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक बड़े वेक्टर के अंदर बंद है, लिहाजा वो की डायमेंशन, तो मैं क्योंकि एक इनपुट दे रहा था ना मैं, तो मैं वेक्टर दे रहा था, वो कह रहा नहीं ट्रे में रख के लाओ, 2x वेक्टर था टेंस, क्योंकि वो मल्टीपल इनपुट चाहता है ना। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है? अब मैं एक बाहर इमेज क्रिएट करता हूं, जैसे हम पिछली क्लास में शायद कोशिश की थी हमने। कितने साइज की क्रिएट करनी है? 28 बाय 28 की क्रिएट करनी है? नहीं, फिर क्रॉप करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मॉडल जो है वो 784 का वेक्टर लेता है ना। अगर आपने एक भी पिक्सल ज्यादा बढ़ाया तो वो इनपुट खराब हो जाएगा। सही है जी, बिल्कुल। क्या बनाऊं इस पे यार? हैं? तू बना दूं? सही है। अब बस यार। अच्छा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पीएनजी सेव करूँ? चलो जेपीईजी करते हैं। जरूरत नहीं है यार।
2.jpg, है ना। लेकिन एक मसला हो गया ना यार, हमारी जो इमेज है वो ब्लैक बैकग्राउंड की है भाई। हाँ, मुझे इसके अंदर जो है ब्लैक फिल करना पड़ेगा। दोबारा से कर दो सर। सही है, ब्लैक फिल कर दिया और वाइट से लिखा। क्या लिखना था? अच्छा से लिखूंगा यार। सेव। अच्छा, हमारी जो ओरिजिनल इमेजेस हैं वो ग्रे स्केल इमेजेस हैं। कैसी इमेजेस हैं? ग्रे स्केल इमेजेस हैं। ग्रे स्केल कैसी इमेज होती है? हैं? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज तो ब्लैक एक कलर है, व्हाइट भी एक कलर है। ग्रे स्केल इमेज जो है वो बस ग्रे स्केल इमेज होती है, उसका कोई कलर, ग्रे शेडेड होती है, कलरलेस कहते हैं उसको। तो अब अगर ये इमेज में लोड करूंगा तो मुझे साथ साथ क्या करना है भाई, इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट भी करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए किससे कन्वर्ट कराएं? अच्छा जी, ये मैंने इससे बोला यार ज़रा लोड करने के लिए मुझे कुछ दे दो। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर? PIL यानी पाइथन इमेज लाइब्रेरी, उसमें से इंपोर्ट कर लिया इमेज और नमपाई। इमेज का पाथ क्या है भाई? इमेज का पाथ है हमारे पास, ये इमेज है हमारी, ये इमेज का पाथ है। .jpg सही है। ओरिजिनल इमेज, इमेज ओपन, ओरिजिनल इमेज इसमें आ जाएगी। अभी चेक करते हैं पहले। सही है। अब मैं क्या करने लगा हूं, इसको कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ओरिजिनल इमेज डॉट कन्वर्ट, इसमें ये L का पैरामीटर जो है वो आ जाता है और आप देखेंगे ग्रे स्केल इमेज। अभी देखने में आपको वैसी ही लग रही है, कोई चेंज नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हमने इमेज को किस में कन्वर्ट करना है? नमपाई एरे में। तो नमपाई एरे में आप देखें कि ये क्या बन गया। अभी ओरिजिनल इमेज मूड क्या था? RGB, बाद में कन्वर्ट हो गई किसमें? ग्रे स्केल में। शेप क्या है भाई? 28x28। नमपाई एरे में इसकी यूएंट 8 है। अब ये पूरी इमेज के पिक्सल ले लें, पूरी इमेज ले लो और मैं आखिर में ले लेता हूँ पूरी इमेज लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई किसमें? ग्रे स्केल में। अच्छा, अब एक स्टेप और करना है, बताओ कौन सा है? बेटा ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है। अभी एक चीज रह गई, कौन सी? नॉर्मलाइजेशन वाली, स्केलिंग वाली। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई? ग्रे स्केल इमेज जब ग्रे स्केल में हो जाए तो उसको क्या कर दो भाई? डिवाइड बाय 255 कर दो। तो अब हमारे पिक्सल जो है वो ऐसे हो गए। तो फाइनली हमारी ये स्केल हो गई, ग्रे स्केल इमेज। अभी इसकी शेप क्या आ रही होगी? हाँ, ग्रे स्केल इमेज एरे डॉट शेप 28x28।
अब मैंने क्या करना है भाई इसको, अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे स्केल एरे डॉट रीशेप, क्या शेप बनानी है 1,784 और दोबारा किस में सेव कर दूं। अब मेरे पास क्या हो गया भाई ये 1,784 हो गया। तो अब इनपुट मेरा रेडी हो गया जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। और हमारा नेटवर्क डॉट प्रिडिक्ट क्या भेजेंगे उसको हम, ग्रे स्केल एरे, और ये प्रोडिक्शन इसमें से क्या उठाया हमने, आर्क मैक्स, क्या बनाया था हमने 2 जे, सही हो गया। अब जल्दी से ये काम कर लीजिए, सब हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी, लिखना चाहो लिख लेना। हम एक पूरा फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन में सारी चीजें डाल देंगे, तो बस फंक्शन को इमेज देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा। यहां तक का काम तो हो गया सबका। अब ये कर लो जरा, इमेज भेज दूं, इमेज क्रिएट कर लो ना यार। कहां ऊपर कर दूं भाई, इससे भी ऊपर, हाँ वो आदिल के पास प्रिंट निकलवाने गया था यार, वो लिप्टन वाले उसको है ना, वो ताज कारपोरेशन वाले, वो कह रहे हैं डेटा भेजें, फॉर्म फिल करें, उनके पेरोल पे जाएंगे। नहीं क्रिप्टन में क्लास लेने जा रहा हूँ ना सुबह में, हाँ। एक ही सेल में कर दूं सारा, चलो अलग अलग ही रहने दो, समझ में तो आएगा। यार आना तो जल्दी था, बस एक काम में फंस गया, बुरा ही हुआ। फिर इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, 1.25 घंटा लगा। वही सही होता है, 5 बजे से पहले निकल जाओ, 5 बजे छुट्टी कर। अब हर चरंगी पे सर्जन खड़े हैं, वो रोक रहे हैं, एक तरफ से निकाल ले, आप खड़े हैं। अब तो 2-3 मिनट आगे चलाए, 2-3 मिनट आगे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर रुक गया, फिर चरंगी तक पहुँचते पहुँचते देखा चरंगी रह गई। क्या किया पढ़ो, नोट्स बनाओ, पेपर पे लिखो, जैसे बातें बता रहा हो तो देखो। चलें आगे बढ़ें। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने इवेल्युएट भी कर लिया अपने मॉडल को, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम, अच्छा भाई अब मैं एक टेक्स्ट की एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। किसकी, यानी अभी इमेज डेटा को प्रोसेस किया हमने, कैसे प्रोसेस किया,
इमेज डेटा को यूजिंग डेंस लेयर यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब डेंस लेयर की ही मदद से क्या करने जा रहे हैं, टेक्स्ट डेटा को क्लासिफाई करने कि टेक्स्ट लिखा हुआ हो, रिव्यू लिखा हो, रिव्यू पढ़ने के बाद बता सके कि ये पॉजिटिव रिव्यू है और ये नेगेटिव रिव्यू। सही है। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप आगे इस वाली एग्जाम्पल में आगे इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका परफॉर्मेंस स्कोर, ये सारी चीजें जो है वो आप खुद ही निकाल लेना है, हो जाएगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, उसमें सब चीज नजर आ जाएंगी। तो अब देखो ये जो IMDb का डेटा सेट है ना, ये भी हमारे पास केरास में जो है वो पैक्ड है। यहाँ इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जरा ज्यादा है टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है। और कोशिश करके सिर्फ इसको सुने नहीं, चाहे तो आप नोट डाउन करें लाजमी, क्योंकि ये वो एरिया शुरू होने वाला है जो आगे आज के दौर में ज़्यादा डिमांड इसी की है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सारे एजेंट, सारे NLP, सारा जनरेटिव AI, सारा चैटबॉट, सारा ChatGPT, सब की बुनियाद जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो यहीं से शुरू हो रही है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग से। सब कुछ टेक्स्ट में ही चल रहा है ना, बट टेक्स्ट जो काम कराओ, टेक्स्ट जो काम कराओ। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। प्रोसेस करा के सिर्फ क्लासिफाई कराएंगे। क्या किया जी, केरस से बोला यार IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस है, ये इसका डेटा सेट लोड कर दो। अच्छा, जब ये डेटा सेट लोड होता है तो जाहिर है इसकी यू विल सी के कितना डेटा है, ये लोड हो जाए फिर हम बात करते हैं। 50,000 रिव्यूज है, ये 25,000 पॉजिटिव है और 25,000 नेगेटिव है, इधर लिखा हुआ भी आई थिंक, हाँ 50,000 हाईली पोलराइज्ड रिव्यूज, 25,000 रिव्यूज फॉर ट्रेनिंग एंड 25,000 फॉर टेस्टिंग है। और उन 25,000 में से 12,500 नेगेटिव होंगे और 12,500 पॉजिटिव होंगे ट्रेनिंग में भी। और इसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। ये वाला कोई बात नहीं, क्या हुआ, ये तुम लोग नहीं शेयर किया करो यार, ये खुद ही पता है कि फेक है फिर भी डाल देते हैं उठा के, पता नहीं अब आपका काम थोड़ी है जो। और कुछ भाई हैं? बेटा वक्त निकालना पड़ता है, हैं? कहाँ से शुरू करें? पहला नंबर, पेज नंबर डाले वहीं से पढ़ो, क्या मतलब कहाँ शुरू करें? बेटा पहले, सबसे पहले बुक के इंडेक्स कंटेंट्स को देखते हैं जहाँ चैप्टर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर ये आ गए। अब आपको अब आप ये तो नहीं पढ़ोगे ना प्रीफेस क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, ठीक है। व्हाट इज डीप लर्निंग, क्या आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट है आपका कि डीप लर्निंग क्या है, ठीक है पढ़ें। इस तरह आप सिलेक्ट करें चीजें। अच्छा आप ये काम करने दो यार जरा, सबसे ज्यादा फारिग कौन हमारी है, और डायलॉग ऐसे मारते हैं कि समय नहीं है और काम नहीं है और वक्त नहीं है। सही में वो पता नहीं कौन से राइटर थे, उनका उनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था
कि एक गोरा आया, कोई 60s के दौर की बात है, गोरा पाकिस्तान विजिट करने आया, तो वो कार में घुमा रहे थे उसको, तो उसने एक जगह देखा कि भाई वो फाटक बंद हो गया, तो गाड़ी रुक गई, उसकी कार भी रुक गई। तो उसने एक आदमी को देखा कि उसने साइकिल उठाई, फाटक के ऊपर साइकिल यूं डाली, नीचे से निकला और क्रॉस करके चला गया। तो अब ये जो बनावरा बैठा है, इसको पता नहीं, गोरे ने पूछ लिया भाई ये क्या है, कहने भाई इसको बहुत इमरजेंसी होगी, जब भी चला गया। तो थोड़ी दूर गाड़ी गई तो आगे रश लगा हुआ, बंदर का नाच चल रहा, तो साइकिल साइड में खड़ी थी, बड़े बंदर का नाच देख रहे हैं, इतनी इमरजेंसी थी है। तो ये हमारे साथ ये मसला है? सिग्नल तोड़ देंगे हम, धनाधन तोड़ देंगे, तो कोई जल्दी नहीं है, मतलब कहाँ जाना है, भैंस मरी जा रही, क्या हो रहा है, क्या हो गया, लेकिन जल्दी है। खैर, अच्छा डेटा मैंने लोड किया है, और ये डेटा भी हमारी अभी तक की खुशकिस्मती है, डेटा हमारे लिए क्या हुआ है, पहले से क्या हुआ है, जल्दी बताओ। नंबर्स में कन्वर्ट हुआ है, यानी टेक्स्ट सारे किस में कन्वर्ट हुए हैं, नंबर में कन्वर्ट। इसको हम नेचुरल लैंग्वेज में कहते हैं डेटा वेक्टराइज हुआ है। क्या हुआ है, वेक्टर बना हुआ है। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको याद रखेंगे, आप समझेंगे भी। तो ट्रेंड डेटा में से मैंने एक जीरो वाला डेटा उठाया, तो मुझे नंबर ही नंबर नजर आ रहे हैं, ये क्या कहानी है यार। अब ये सारे नंबर ही नंबर नजर आ रहे हैं मुझे, और अच्छा मैं क्या, चलो शेप भी चेक करूं क्या है इसकी, कहता है शेप नहीं होती भाई, लिस्ट है ये, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। तो चलो लेंथ निकाल लेता हूँ, लिस्ट है तो 218 इसके अंदर नंबर्स हैं। व्हाट आर दीज नंबर्स? और यहां पर से मैंने एक चीज हटा दी है, वो क्या चीज थी भाई, नंबर ऑफ वर्ड्स 10,000। अब जरा समझो, देखो यार, टाइम अभी वैसे है थोड़ा सा, हमारे पास क्या सीन है, हमारे रिव्यूज की तादाद मैंने कितनी बताई भाई, 50,000 रिव्यूज है। 50,000 तो रिव्यू है, हर रिव्यू के अंदर कुछ ना कुछ क्या लिखे होंगे, वर्ड्स लिखे होंगे। रिव्यू कोई बहुत मसरूफ आदमी हुआ, किसी ने छोटा रिव्यू लिखा हो, कोई बहुत फारे हुआ, उसने पूरे पूरे पैराग्राफ लिख दिए होंगे, ऐसे ही है ना। तो अब अज्यूम करो कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, हाँ। अच्छा हम चेक कर लेते हैं, गेट वर्ड इंडेक्स, समझो जरा समझो, और मैं इसकी लेंथ मालूम करता हूं। ये आ रहे हैं 88,584 वर्ड्स, ये यूनिक वर्ड्स हैं। क्या है, यूनिक वर्ड। एक बंदा लिख रहा है तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही होंगी ना, बहुत सारे, उसमें से यूनिक वर्ड्स कितने हैं भाई, 88,584। हमने क्या बोला भाई, हमने कहा भाई यूनिक वर्ड्स में से 10,000 वर्ड्स सिलेक्ट करो। कितने सिलेक्ट करो, ये 10,000 वर्ड्स कौन से होंगे, ये 10,000 वर्ड्स होंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट
रिपीटेड। अब ये कैसे निकलेगा, देखो मैंने एक वर्ड, मैंने सिर्फ क्या करना है, वर्ड्स का वैल्यू काउंट करना है। क्या करना है? तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हेलो, फॉर एग्जाम्पल उस पूरी 50,000 रिव्यूज की वोकेबलरी में मैंने कहा यार ये वर्ड आया है 123 दफा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 123। एक और वर्ड आया है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है, मैंने कहा यार वो है बेस्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी है जी 230, वो 230 दफा आए थे। तो हर वर्ड की क्या निकाल ली, इसको फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या कर लिया? तो सबसे ऊपर कौन सा वर्ड आएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। समझ रहे हो ये बात? क्या बोला मैंने? हैं? वो उसको क्या करेंगे? हम हर नंबर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? और इस तरह उनके हर नंबर, कौन सा नंबर कितनी बार आया है सबके सामने आ जाएगा, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा भाई? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या होगी? हाई। उसके बाद लो लो लो, नीचे, फिर नीचे कम होती जाएगी। तो हमने जब ये पैरामीटर पास किया है नम वर्ड्स 10,000, तो इसका मतलब ये है कि जब इसको सॉर्ट कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो शुरू के कितने सिलेक्ट कर लेना? 10,000 सिलेक्ट कर लेना। कितने सिलेक्ट करना? क्यों 10,000 क्यों किए? 10,000 इसलिए किए हैं कि भाई हमारे पास जो है अभी इस वक्त एस मशीन जो है बड़ी लिमिटेड है, हम सीपीयू पे काम कर रहे हैं। याद रखो आप लोग, भाई सुन ले यार, क्या हो गया? क्या बोल रहे? उधार मांग रहे? देखो हमने क्या देखा था, हमारे पास जितना कैटेगोरिकल डेटा होता है, एक कॉलम के अंदर अगर 50 कैटेगोरिकल वैल्यूज है, अगर 1 नॉट इनकोड करूंगा तो कितना वेक्टर बनेगा? 50 का वेक्टर बनेगा। सही है? यहां तो 88,584 सारे कैटेगरी है, नंबर कहां है? समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब अगर मैं एक वर्ड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल हाउ, तो इस हाउ को इनकोड करने के लिए हाउ का जो वेक्टर बनेगा उसके अंदर एक ही 1 होगा और बाकी इतने हजार क्या होंगे? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कहा कि वोकेबलरी को थोड़ा क्या कर लेते हैं, इससे हमारे आउटपुट पे फर्क तो आएगा। सारे वोकेबलरी चली गई। अब प्रेडिक्शन करा रहे होंगे तो वो हो सकता है वो ऐसे वर्ड आ रहे हो, लिखने वाला ऐसा रिव्यू लिख रहा हो, वो हमारे 10,000 में वो वर्ड शामिल ही ना हो, लेकिन आप 10,000 के साथ भी कर लें, 10,000 के बाद भी कर लेंगे, कभी कोई मसला नहीं, तो उससे हमारे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। सही है भाई? इसको यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, छुट्टी नहीं करनी है इसके अंदर। हम कर सिखाएंगे।